नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ईरान के साथ युद्ध करके अमेरिका कंगाल हो गया है। इस बात का इशारा व्हाइट हाउस खुद कर रहा है और व्हाइट हाउस की अगर इशारों पर यकीन करें तो ट्रंप भीख मांगने जा रहे हैं। ये भीख है, रंगदारी है, ये क्या है, इस पर भी थोड़ा समझने की जरूरत है। क्योंकि ट्रंप जैसा आदमी भीख भी मांगने जाता है कंगाल होकर के भी, तो भी रंगदारी वसूलने की कोशिश करता है। वो एक अभी हाल ही में सीरीज आई, उस सीरीज में मैंने देखा कि एक अपराधी रहता है, बचपन में जब अपराधी बनता है तो कहता है मैं भीख नहीं मांगूंगा, बाकी सब करूंगा। तो वो भीख नहीं मांगता है, वो चोरी करता है और बड़ा होकर के क्रिमिनल हो जाता है। तो वैसे ही स्थिति भीख मांगने की है, लेकिन कह रहा है कि भीख नहीं मांगेंगे, हम हमारा हक है वो हम लेंगे। और हक किससे लेगा? उनको जिनको बर्बाद करवा दिया। लेकिन ट्रंप और अमेरिका की इस कंगाली में हमारा क्या लेना देना, बहुतों के दिमाग में आएगा। हम भी पीछे नहीं है। एक महीने में 51 लाख करोड़, सिर्फ एक महीना, ये मार्च में 51 लाख करोड़ रुपए डूबे हैं हमारे भारत के। भारत की स्थिति गंभीर है और भारत के भविष्य पर और बड़े संकट है। आईएमएफ ने जो अलर्ट जारी किया है, उस अलर्ट का यूरोप पर, अमेरिका पर क्या असर होगा हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे देश पर कितना फर्क पड़ने वाला है इसकी चिंता हमें जरूर होनी चाहिए। इसके साथ ही अमेरिका का एक खतरनाक प्लान, सिर्फ ईरान तक अमेरिका नहीं रुकने वाला है, ईरान के बाद भी उसका एक खतरनाक प्लान, जिस खतरनाक प्लान की अमेरिका में चर्चा शुरू हो चुकी है, उस प्लान पर अगर आगे बढ़ा तो जिस भारत ने सपने देखे थे बड़े बड़े, उड़ान भरने के सपने, उड़ान भरने से पहले अमेरिका भारत के पंखों को कतल देगा, ग्लोबल साउथ के सपनों पर पानी फेर देगा। वो ग्लोबल साउथ का सपना जो भारत की अगुवाई में हमने बनता हुआ देखा था, ग्लोबल साउथ जिसका अगुवा होगा भारत। ये सब भाषणों में सुनते समय कितना अच्छा फील होता था ना। इस ग्लोबल साउथ के सपने को ट्रंप अपने जूते के नीचे रौंदने की तैयारी में है। कैसे है वो हम आपको इसी कार्यक्रम में बताएंगे। ये मोदी का वो डायलॉग है, वो सपना जो भारतवासियों को दिखा करके वोट अपनी झोली में भरते थे। तो ये कहें मोदी के सपने को कुचलने की तैयारी में है तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। कार्यक्रम पूरा गौर से देखिएगा। कुछ तकनीकी पहलू हैं, हम उनको सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। भाऊ को ले आइए, फिर शुरू करें एक एक करके। स्वागत है भाऊ, लाइए भैया शुरुआत कीजिए। ईरान युद्ध का खर्च अरब देशों पर डालना चाहता है अमेरिका, क्या वे चुका पाएंगे? कितना बैठेगा पूरा बिल? चलिए जरा आगे बढ़िए। ईरान से लड़ने में कंगाल हुआ अमेरिका, युद्ध के लिए अरब देशों से खर्च मांग सकते हैं ट्रंप। अब ये बताइए, युद्ध ये लड़े, तबाही ये मचावें और खर्चा वो मिडिल ईस्ट भरे जो खुद ही तबाह हो चुका है। जरा भीतर चलते हैं इस खबर के कि ये खबर हवा हवाई नहीं है, बाकायदे व्हाइट हाउस का संकेत है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने संकेत दिए हैं कि अमेरिका खर्च के लिए अरब देशों का रुख कर सकता है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान लेविट से पूछा गया कि क्या अरब देश युद्ध के खर्च में मदद के लिए आगे आएंगे। इस पर लेविट ने कहा कि वह राष्ट्रपति ट्रंप से पहले कुछ भी नहीं कहेंगी, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ऐसा विचार रखते हैं। वो नहीं कहेंगे लेकिन ट्रंप ऐसा विचार रखते हैं। उन्होंने कहा मुझे लगता है कि राष्ट्रपति उन्हें ऐसा करने के लिए कहने में काफी दिलचस्पी लेंगे। उन्होंने कहा यह एक ऐसा विचार है जिसके बारे में मैं जानती हूं कि उनके मन में है और मुझे लगता है कि आप जल्द ही इसके बारे में उनसे और सुनेंगे। अब इसमें क्या बचा? उसने अपने तरफ से कंफर्म कर दिया कि मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन जल्द ही आप उनसे ये विचार सुनेंगे। ये भिखमंगा बना दिया, मागा बनाते बनाते, मागा बनाने निकला था, भिखमंगा बना दिया। आगे चलिए, इसका असर क्या होगा मिडिल ईस्ट पर? और मिडिल ईस्ट में हर चीज भारत से जुड़ रही है।
आपको बस देखना है, अंधभक्त नहीं रहना है आपको। अंधभक्त हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा। कैसे जुड़ा है? अगर ये मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी बर्बाद होगी, मिडिल ईस्ट में 1 करोड़ भारतीय हैं साहब, 1 करोड़ भारतीय, और वो मिडिल ईस्ट की संपन्नता है जिसकी वजह से 1 करोड़ भारतीयों को रोजगार और वहां से दनादन पैसा भेजते हैं भारत में। मिडिल ईस्ट तबाह होगा तो भारत में आप रेमिटेंस छोड़ दीजिए, 1 करोड़ लोग जो वहां रोजगार पाए हैं उनका क्या होगा? ईरान को बर्बादी की कगार तक पहुंचाने का काम अमेरिका ने किया, उसने इजराइल के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई। अमेरिका इस युद्ध में पूरी तरह से शामिल है, ऐसे में उसके ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर बहुत पैसा खर्च हो रहा है। ये मैं आपको कुछ आंकड़े दिखा रहा हूं पैसे का। पहले 5 हफ्तों में ही अमेरिका के 35 अरब खर्च हो चुके हैं, यानी हर दिन 1 अरब, यानी लगभग 8300 करोड़ रुपए, 9000 करोड़ रुपए का बिल बन रहा है। 9000 करोड़ रुपए का बिल ये बन रहा है, जिसको अगर उसके हिसाब से माना जाए तो वसूलना चाहता है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन का कहना है कि उनकी मिसाइलों और समुद्री जहाजों को चलाने में बहुत पैसा लग रहा है। अब अमेरिका चाहता है कि यह सारा पैसा अरब देश चुकाएं। उन्होंने 90-91 के पुराने युद्ध की मिसाल दी है। पेंटागन ने भी कहा है, जब कुवैत और सऊदी अरब ने अमेरिका के युद्ध का सारा खर्चा उठाया था। जानकारों का मानना है कि इस बार युद्ध का कुल खर्च, यहां पर असली अमाउंट है, 200 अरब डॉलर, करीब 16 लाख करोड़ रुपए से ऊपर जा सकता है, जिसे चुकाने का दबाव अरब देशों पर डाला जा रहा है। नोट करिए अमाउंट, 16 लाख करोड़। ये अमाउंट मिडिल ईस्ट से वसूलने की तैयारी में है ट्रंप, जो ईरान में फूंका है। अब ये सिर्फ मामला 16 लाख करोड़ पर नहीं है। मैं भाव के पास चलूं उससे पहले एक बात और जोड़ दूं। बहरीन, यूएई, सऊदी, कतर, इन सब में जो तबाही हुई है, बहरीन में सितरा, यूएई में रुवैस, सऊदी में रास तनुरा, ये जितनी रिफाइनरीज हैं, ये रिफाइनरीज का नाम बताया अभी, ये सारी रिफाइनरीज तबाह हुई है। रास तनुरा जो आरामको वर्ल्ड नंबर 1, रास लफान कतर की गैस दुनिया की नंबर 1, जितनी इनमें तबाही हुई है, ये सिर्फ इस तबाही की भरपाई 3.3 लाख करोड़, जो अभी अनुमान लगाया गया है, कुछ इंटरनेशनल जो मूल्यांकन करते हैं इवैल्यूएशन, उसके मुताबिक 3.3 लाख करोड़ रुपए, मतलब 4 लाख करोड़ ये आप मान लो। उसके बाद जो दुनिया का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट दुबई एयरपोर्ट, उसको लेकर के जितने एयरपोर्ट और बंदरगाह तबाह हुए हैं, उनकी मरम्मत, मतलब उनको फिर से पुनर्निर्माण किया जाए, दुरुस्त किया जाए जिस कंडीशन में थे, उसका खर्चा है 25 अरब डॉलर। 25 अरब डॉलर, 16 और 4 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ और 25 अरब डॉलर और जोड़ लीजिए। मतलब ये करीब करीब अभी के कंडीशन में, युद्ध कहां तक जा रहा है कुछ नहीं पता, आज ये बिल करीब 35 से 40 लाख करोड़ रुपए का है। ये भरपाई कहां से करेगा खाड़ी मुल्क? आज का अनुमान मैं आपको बताऊं भाऊ, इस युद्ध से 14% जीडीपी में 14% की गिरावट मिडिल ईस्ट में होने जा रही है। इसका अनुमान, आधिकारिक अनुमान जो एजेंसीज करती हैं, तमाम एजेंसीज हैं, उनका अनुमान है कि 14% डाउन होने जा रहा है जीडीपी मिडिल ईस्ट का। जिसके 14% जीडीपी, वो तो खुद ही बेचारा मर जाएगा। और 40 अरब का बोझ आज की तारीख में 35 से 40 अरब डॉलर का, और 35 से 40 लाख करोड़ रुपए का, रुपए में बात करें। ये ट्रंप अपनी जिद में क्या कर दिया? मुझे आशिष जी ईस्ट इंडिया कंपनी याद आती है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और अलग अलग छोटे छोटे राजाओं के यहाँ वो अपना एक सैन्य दल रखते थे, प्रोटेक्शन। एक मेजर रहता था, एक उस रियासत के हिसाब से, कोई मेजर, कोई ब्रिगेडियर, कोई कर्नल, इस टाइप के लोग, और उनका सारा खर्चा उठाना पड़ता था उस राजा को। और वो कहीं युद्ध में भी जाते थे इंग्लैंड की तरफ से लड़ने के लिए या ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ने के लिए, तो उसका भी खर्चा इस राजा को ढोना पड़ता था। हाँ।
वो एक दादागिरी थी। ऐसा ही है। आपको याद होगा उसने पहले ही कहा था कि मैंने 3 देशों से 2-2 ट्रिलियन डॉलर पहले उठाए, युद्ध के पहले। ये जो 200 अरब का जो आंकड़ा बता रहे हैं वो, ये आंकड़ा वही है जो कांग्रेस में पेंटागन ने मांगा था, जो कांग्रेस देने को तैयार नहीं। क्योंकि कांग्रेस को बताना होगा कि ये आपको अच्छा किस लिए चाहिए। ईरान में हम क्यों है, ये पेंटागन बता नहीं पाया, जिसके चलते पेंटागन के सीक्रेट ब्रीफिंग में जो रिपब्लिकन के जो सांसद गुस्से में बाहर आके कहे कि ये देश को मूर्ख बना रहे, जब इनके पास कुछ लक्ष्य ही नहीं वहां पे, तो क्यों खर्चा कर रहे हैं? हम क्यों खर्चा कर रहे हैं? व्हाई आवर टैक्स पेयर्स मनी आर पम्प्ड इन टू मिडिल ईस्ट? ये उनका लोगों का कहना है। वहां डर है कि कहीं टैक्सेशन नहीं बढ़ जाए, क्योंकि एक युद्ध ऐसा भी अमेरिका ने लड़ा, उसके बाद 92% टैक्सेस बढ़े थे। अब इस बार ये जबरदस्ती घुटना टेक रहा है उन लोगों के ऊपर कि जो वैसे ही परेशान है। इतने दिनों से तेल बिक नहीं रहा है, माल आ नहीं रहा है, हैंड टू माउथ हो गए हैं। दूसरी बात, दुबई जैसे सेंटर जो एक विश्व का सेफ जोन माना जाता था, वो इतना अनसेफ हो गया है कि लोग अब दुबई में जो डेस्टिनेशन ढूंढते थे, अब वो दुबई से वापस आते। दुबई से बहुत सारा पैसा निकल आएगा, देखना। दुबई का रियल एस्टेट करीब करीब 40% डाउन है अभी। 20% तो पहले 2 सप्ताह में था, अभी वो 40% तक पहुंच गया है, क्योंकि लोग वहां पे माल बेच के निकल रहे हैं। मैंने खुद किस्सा सुनाया था कि एक मेरे मित्र है डॉक्टर राजेश खुजनेरी, इंदौर के ही है। वो ऑस्ट्रेलिया सेटल्ड थे, लेकिन वो मिडिल ईस्ट और यूरोप में भी वो हॉस्पिटल्स में जाते थे विजिट करने, इंडिया भी आते थे। तो उन्हें लगा ऑस्ट्रेलिया से यूरोप, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया बहुत दूर पड़ता है, यदि मैं दुबई शिफ्ट हो जाऊं तो मैं एक मिडल में चला जाऊं। और उन्होंने पूरा सब कुछ ऑस्ट्रेलिया का बेच के दुबई में शिफ्ट हो गए। अब वो चिंतित है कि ये तो बहुत ही भयानक फंस गए वो। ये तो 24/7 रिस्क है। इससे अच्छा मैं ऑस्ट्रेलिया में था। एक उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको। कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिनके दुबई में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट थे और बंगले थे, बड़े बड़े एक्टर्स के। सब बेचवा रहे, सब बेचने के लिए देख रहे हैं कि भैया मिडिल ईस्ट से अच्छा इधर ही ठीक है। तो टूरिज्म मार खाएगा आपका, आपका इन्वेस्टमेंट मार खाएगा, आपका जीडीपी तो मार खा ही गया है, क्योंकि आपके पास और कुछ नहीं तेल के सिवा, और आपका तेल निकाल लिया है ईरान ने। और मैं इसके बाद की भी बात बता दूं, ये जो खाड़ी के देश है इनको क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ये युद्ध समाप्त भी हो जाए, हार्मुज खुल भी जाए, तो ईरान अपना पैसा वसूलेगा हार्मुज के द्वारा। वो पेनाल्टी लगाएगा इन देशों पे जिनका तेल निकलेगा और जिन्होंने अमेरिका को बेच दिया था और अमेरिका को मदद की थी। उन तमाम देशों को बोलेगा कि चलो प्रोटेक्शन मनी दो, अब तुम्हारे जहाजों पे अलग पैसा लगेगा। और वो भुगतना उनको पड़ेगा, क्योंकि यदि उन्होंने बायर्स के ऊपर ये पैसा ढोल दिया तो कौन बायर इनका महंगा तेल खरीदेगा। ये भी होने वाला है। तो कुल मिला के अब ये भिखारी नहीं, ये तुच्चा होता है ना दुकान वालों को, चलो रेडी पे बैठना, चलो रेडी वाले 100 रुपए दो, चलो बस चाहिए भाई, भाई प्रोटेक्शन मनी। या तो रेडी लगाता है, कोई नहीं, मैं हूं इस एरिया का दादा। मिडिल ईस्ट ने जिसको मित्र माना था वो गले का सांप निकला। अब ना उतरते बन रहा है ना निकालते बन रहा है उसको। बड़ी स्थिति खराब है। ये बेसिकली जो है, ये खाड़ी देशों की बात नहीं है, अभी भारत पर भी इसका असर, हम उसका ही मूल्यांकन करेंगे। वहां जो है उससे ज्यादा यहाँ पर। और एक बात है, ये युद्ध कौन किससे उसूलेगा, उगाही लेगा, करेगा, रंगदारी लेगा, भीख मांगेगा, वो अलग बात है। इस युद्ध के नतीजे तय करेंगे। अगर जिधर युद्ध जाता दिख रहा है आज, वहीं पर युद्ध खत्म हुआ तो इतना तय है कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ये देश जिनसे उगाही कर रहा है, ये देश अगर इसके बाद भी अमेरिका को अपने गोद में बिठाएंगे तब तो फिर बात ही नहीं है। नहीं तो जो हालात पैदा हुए हैं, इसके बाद ये देश अपनी गोद से उठा करके भगा देंगे लात मार करके। अब ये अपने गोद में नहीं बिठाएंगे। मिडिल ईस्ट की स्थिति देखते हुए यूरोपियन कंट्रीज ने किनारा कर लिया।
हाँ। जर्मनी जो सबसे नजदीक था उसने किनारा कर लिया, इटली जो सबसे नजदीक है अभी उसने किनारा कर लिया, स्पेन ने बहुत पहले शाणपन दिखाया। कल आपने यूके के प्राइम मिनिस्टर की बात बताई, उसने कहा दिस इज नॉट अवर वॉर, ना ना ना, दिस इज योर वॉर, यू फाइट, व्हाई शुड वी गेट इन्वॉल्व। हमारा इस युद्ध में उतनी ही भूमिका है जो हमारे लोग वहां हैं उनकी सुरक्षा का, हमें और कोई लेना। वर्ल्ड ऑर्डर तो ये युद्ध बदल देगा, जियो पॉलिटिक्स में एक वर्ल्ड नया ऑर्डर मुकाम बदल चुका है आशीष, करीब करीब। यूरोप ने बता दिया कि वो अमेरिका के विम्स पे या अमेरिका के पागलपन के पीछे अपने आप को बर्बाद नहीं करेंगे। नहीं, बस खाली थोड़ा युद्ध का नतीजा आ जाए तो और साफ हो जाएगा। तो अगली खबर पे आइए, अगली खबर पे आइए भैया, तो ले आइए जल्दी जल्दी। मिडिल ईस्ट तनाव से हिलने वाली है वैश्विक अर्थव्यवस्था, ये देखिएगा चेतावनी। इसमें अभी खाली हम खाड़ी पर थे और वहां पर थे अमेरिका। ईरान युद्ध के बीच आईएमएफ का बड़ा अलर्ट, आईएमएफ का अलर्ट है ये, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। चलिए जरा भीतर चलिए, खबर के भीतर आइए। आईएमएफ ने कहा है कि वह 14 अप्रैल को वाशिंगटन में अपनी बसंतकालीन बैठकों के दौरान जारी होने वाली विश्व आर्थिक आउटलुक में इस युद्ध के प्रभाव का व्यापक मूल्यांकन पेश करेगा। लेखकों ने चेतावनी दी कि यदि ऊर्जा और खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतें बनी रहीं तो वे विश्व स्तर पर मुद्रास्फीति को बढ़ावा देंगी। ऐतिहासिक रूप से तेल की कीमतों में वृद्धि मुद्रास्फीति बढ़ने और विकास दर घटने से जुड़ी रही है। उन्होंने कहा कि युद्ध से यह आशंका भी बढ़ सकती है कि मुद्रास्फीति लंबे समय तक उच्च स्तर पर बनी रहेगी, जिससे मजदूरी और कीमतों का चक्र तेज हो सकता है और बिना तीव्र मंदी के इस झटके को नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। आईएमएफ ने सदस्य देशों से सतर्क रहने और समन्वित प्रयासों के साथ इस संकट का सामना करने की अपील की है। यानी संकट का सामना करिए, संकट आ चुका है, आगे चलिए, आगे चलिए। उन्होंने बताया कि एशिया और यूरोप के बड़े ऊर्जा आयातक देशों को ईंधन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों का सबसे अधिक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सबसे बड़े ऊर्जा आयातकों में कौन है भैया? नंबर 2 पे भारत ही है। भारत ही और है। खामियाजा, हाँ, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, छोड़िए, ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का अलर्ट है। जबकि अफ्रीका और एशिया के कई देश बढ़ी हुई कीमतों पर भी अपनी जरूरत की आपूर्ति प्राप्त करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। आईएमएफ के अनुसार यदि संघर्ष लंबा खिंचता है तो इससे जुड़ी अनिश्चितता और भू राजनीतिक जोखिम ऊर्जा को महंगा बनाए रखेंगे, आयात पर निर्भर देशों पर दबाव बढ़ाएंगे तथा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। आयात पर निर्भर देशों पर दबाव बढ़ाएंगे, कौन है? हमने कहा भारत के संदर्भ में जरा देखते जाइए। आयात पर हमारी ऊर्जा, हमारा आयात और निर्यात का गैप इतना है, ट्रेड डेफिसिट, हमारा कमर टूट जाती है उससे। हम सबसे बड़ा आयात, ऊर्जा में तो हम 90% आयात पर ही निर्भर हैं। ऊर्जा में तो 90%, तो वहां वही तो मारेगा असली। आईएमएफ के ब्लॉग में कहा गया है कि खाद्य पदार्थों और उर्वरकों की बढ़ती कीमतों को देखते हुए कम आय वाले देश खाद्य असुरक्षा के विशेष जोखिम में हैं। कई विकसित अर्थव्यवस्थाएं अपनी अंतरराष्ट्रीय सहायता में कटौती कर रही हैं। ऐसे में इन देशों को अधिक बाहरी समर्थन की आवश्यकता हो सकती है। अर्थशास्त्रियों ने कहा कि युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था को अलग अलग तरीकों से प्रभावित कर सकता है, लेकिन सभी रास्ते उच्च कीमतों और धीमी वृद्धि की ओर ले जाते हैं। यानी ये सारे रास्ते उच्च कीमत, आखिरी लाइन कंक्लूजन बस मान लीजिए, ये जितने रास्ते हैं ये उच्च कीमत मतलब महंगाई की ओर और ग्रोथ को नीचे ले जाने की ओर है। हम बार बार कह रहे हैं कि एक कार्यक्रम तो हम, मुझे लगता है कि इस पे भी लाना पड़ेगा कि इस क्रूड ऑयल के मायने क्या है। हमारे यहाँ पैकेजिंग इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, आग लग जाएगी इसमें, क्योंकि ये सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, मेडिसिन, जेली, सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, इस सब में आग लग जाएगी। और ये ऑलरेडी 2-3% बढ़ चुके हैं रेट। लेकिन क्या है, हमारे यहाँ इस पे बात नहीं होगी। पूरी विश्व चिंता के डूबा हुआ है कि हो सकता है कि इतनी महंगाई, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, इन्फ्लेशन इतना बढ़ेगा कि पता नहीं बाप बाप करेंगे, आम आदमी कैसी जिंदगी जिएगा। जब बड़े देशों के खर्चे अपने नहीं निपट पाएंगे तो वो गरीबों को क्या सहायता करेंगे। कई चीजें उसने बोली, लेकिन हमारे यहाँ इस पे एक बात करने को तैयार नहीं है। हमारी कुपड़ वित्त मंत्री निर्लज्जता से बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जी विश्व में सबसे बड़े नेता है, सबसे बड़ी उनकी पॉपुलैरिटी है,
अरे पॉपुलैरिटी से क्या चाटू मैं? खाने के लिए तो रोटी चाहिए। वो टाइम्स का मैगजीन सिराने लेके सोने पे, या इंडियन एक्सप्रेस का वो बंडल वाला इतना बड़ा कि मोदी जी सबसे पॉपुलर है, सोने से पेट ना भरेगा? या उस पे मैंने दूध रखा तो दूध उबलेगा नहीं? कार के टंकी के उसको बांधूंगा तो कार नहीं चलेगी? वास्तविकता पे जियो। भयानक एक संकट, आने वाले संकट की सुनामी की यह आहट है, उसकी कोई तैयारी हमारे देश में नहीं है। सिर्फ हवाबाजी चल रही है। सिर्फ सिर्फ कंप्लीट। इस राज्य में जाके घुसपैठियों कहो, वहां जाके कहो महिला सुरक्षित है, यहां जाके कहो इसको कहो, ये सब कुछ किया। नेहरू ने किया और इंदिरा गांधी ने किया और गांधी ने किया और गांधी परिवार ने किया और कांग्रेस ने किया। भूल जाइए 10 साल से आप है। उनको गाली देने से आप अपने जिम्मेदारी से नहीं निपट सकते ना। करना तो आपको है, आप सत्ता में है अभी। वर्तमान स्थिति का क्या आकलन है? मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं, ऑल इंडिया ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं आ सकते प्राइम मिनिस्टर। उन्हीं के सामने बात करेंगे जो हाथ बांध के ऐसे चुपचाप खड़े रहेंगे। कोई ब्लूप्रिंट नहीं है किसी के पास। सिर्फ चिंता की जरूरत नहीं है, ग्रोथ रेट ठीक है। स्टॉक मार्केट के गिरने को भी आप मास्टर स्ट्रोक कहोगे तो हाथ जोड़ लिए। 95 रुपया डॉलर हो गया तो भी आप कहोगे कि अर्थव्यवस्था अच्छी है। किस दुनिया में है आप? एक लाइन में बता दे किस दुनिया में भाऊ, एक लाइन में। नेहरू से मनमोहन सिंह तक अगर इस देश को काबिल लोग नहीं मिले होते ना, तो 12 साल में ये समझ लीजिए देश के लोगों कि नेहरू से लेकर और मनमोहन सिंह तक, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी हैं भाजपा के, इतने योग्य लोग थे कि उन्होंने 12 साल से एक व्यक्ति को तबाही पर लगा रखा है, फिर भी देश अभी फिर भी जिंदा है, बचा है। ये अगर वो उतने काबिल लोग नहीं होते नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक, तो 12 साल में इन्होंने जो कहा था कि आपने सबको 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दे दीजिए, 60 महीने में ही ये भीख मंगा कर देता देश को। अरे भिखमंगा, ये यहाँ पर फिर सांप बिच्छू गोजर पकड़ करके कहीं भून तल रहे होते लोग। अगर ये आदमी जिस जैसी 12 साल में जैसे इस देश को चलाया है, अगर वो लोग नहीं होते नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह, तो आज की तारीख में यहाँ पर रोटी के लिए लोग मारा मारी कर रहे होते, जैसे गैस के लिए घुसे चले हैं अभी। मैं आपको आगे दिखाता हूँ, अभी बहुत चीजें हैं। लाइए भाई आगे बढ़िए जरा। युद्ध से हिल गया भारत, सिर्फ मार्च में 51 लाख करोड़ रुपए डूबे हैं। सिर्फ मार्च में 51 लाख करोड़। अभी हमने पूरा वैल्यूएशन किया था युद्ध का, पूरा हटा दीजिए इसको, पूरा वैल्यूएशन 16 लाख करोड़ रुपए अमेरिका मांग रहा है। 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है जो बड़ी बड़ी रिफाइनरीज हैं, और मान लीजिए 10 लाख करोड़ रुपए, 15 लाख करोड़ रुपए और जो है पुनर्निर्माण में लग जाए मिडिल ईस्ट के। आज की तारीख में पूरा युद्ध का कंप्लीट बिल 35 से 40 लाख करोड़ रुपए है। और भारत का ये तुलना कर लीजिए खाली डेटा का, ये डेटा मेरा नहीं है कि मैं बना दिया हूं नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए। पूरे वॉर का टोटल बिल अगर मिडिल ईस्ट में तबाही पुनर्निर्माण सब जोड़ करके, अमेरिका खर्चा सब जोड़ करके 40 लाख करोड़ जा रहा है, और पूरे मार्च में भारत में डूबे हैं 51 लाख करोड़ रुपए। ये अमाउंट बस देखिए कि हम तो उससे भी ज्यादा बर्बाद हैं, जो युद्ध में है उससे ज्यादा हम डूबे हैं। आगे चलिए, ये देखिएगा, आगे चलिए, मैं फिर आता हूं इकट्ठे भाव पास कुछ ठोस दिखा करके। लाओ भैया लाओ। आप देखिए गैस सिलेंडर के लिए लोग लाइन में लगे हैं, सुबह रात दिन तक लाइन में लगते लगते हैं, सो भी रहे हैं। ये इनका कम्बल है, चटाई है, बिस्तरा है, चारों तरफ आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लाइन लगी है गैस सिलेंडर के लिए। लोग यहाँ पे सो रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये दादा पूरा घर द्वार खेती छोड़ के सब बैठे हैं सिलेंडर के लिए। आप देखिए लाइन में
सो रहे हैं यहाँ पे। अगला लाइए, अगला लाइए। देखिए वहीं पर लोग घर द्वार लाए हैं, सिलेंडर के बगल में ही सो रहे हैं वही खेत में। लेकिन ये भारत है, धन्य मानिए इस भारत में, अररिया बिहार का है। तो ये लाइन देखते जाइएगा, आंखें थक जाएंगी, लाइन नहीं खत्म होगी। लाइन देखिएगा गौर से, लंबा वीडियो लेकिन पूरा दिखाइएगा भैया। ये देखिए आप अभी खेतों से चले हैं, आप बाजार तक जाएंगे, लाइन। ये भारत है जहाँ पर हमारे देश में बड़े चौड़े होके कहते हैं कि 57 लाख सिलेंडर हमने बांटे हैं। 140 करोड़ के बीच में 57 लाख ऊंट के मुंह में जीरा। अभी लाइन देखिए भाऊ, मैं तो एक बात के लिए तारीफ करूंगा भाई, पेशेंस तो है भारतीयों में। इस कोई रिस्क नहीं ले रहा है पत्रकार, क्योंकि तत्काल मुकदमा हो जाएगा। नहीं तो इस लाइन में जाके पूछ लेना चाहिए कि इस बार आएगा तो मोदी ही कि नहीं आएगा। और मैं यकीन के साथ कहता हूं इसमें भी बहुत सारे होंगे कहेंगे आएगा तो मोदी ही, भले हम 4 दिन सोए रहे हैं यहीं पर। ये देखिए लाइन भाव खत्म नहीं हो रही है। आप कहां से देखे थे, देखते जाइए। और कंटिन्यू चल बना रहा है, कंटिन्यू चलते हुए। चलाइए विजुअल भाई, चलाइए। ये देखते कहाँ खेत से चला था और वो कंटिन्यू चल रहा है जो बना रहा है। ये देखिए आ गए मेन रोड पर, स्टेट हाईवे वगैरह है कोई, उस पर आ गए। ये देखिए अब यहाँ पर भी लाइन है, स्टेट हाईवे पर भी। वो तो मुड़ गए अंदर खेत में। यहाँ देखिए, अब देखिए अब ये मेन रोड पर लाइन देखिए। बताइए ये विजुअल तो देखने के बाद सही में एक टाइम खुद खाना खाने की इच्छा हो आदमी की। चलो जब ये हाल है तो टाइम भोजन त्याग। आशीष इन लोगों का क्या दोष है, मेरी बात मानिए। ये वही बिहार है जिन्होंने अमित शाह जी के रैली में लोगों ने जाने से मना कर दिया। ये वही बिहार है जो नरेंद्र मोदी के रोड शो में भी नहीं जाते थे। ये वही बिहार है जो राहुल गांधी और तेजस्वी के रैली में उमड़ पड़ते थे, क्योंकि उनको बदलाव चाहिए था। लेकिन जब जनादेश की जगह ज्ञानादेश होता है तो कहाँ लोग कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि दिया नहीं था ना वोट, आ गया ना जीत के, क्या बता हम क्या करें, मुझे बताइए। अपने ही यहाँ आए थे ना 2 गाड़ी भर के खाप पंचायत के लोग, पूछने नहीं दिए वोट, जीत गए, कैसे करें, क्या करें। जब न्यायपालिका आंखों से पत्ती उतारने को तैयार नहीं, जो लोकतंत्र को नग्न करके लोकतंत्र को बचाने वाले घूम रहे हैं, दुख होता है। गरीब है, नहीं लड़ सकते, मार खाते हैं, पुलिस केस लगा देती है, कोई पूछने वाला नहीं है। 20-20 साल से लोग जेल में सड़ रहे हैं। पढ़े लिखे वांगचुक जैसे लोग जिसको पूरा विश्व जानता है, उसको आपने जेल में लग दिया 2-3 महीने। क्या कर लिया किसी ने, क्या आरोप थे? सरकार ने कहा अब आप आरोप विड्रॉ कर लिए, आपको 3 महीने आपको हवा छकाई हमने, हमको दिखा दिया आपकी औकात क्या है। कोई सरकार को पूछने वाला नहीं है कि जब आपने आरोप विड्रॉ कैसे किए, लगाए क्यों थे, कौन थे वो अधिकारी, वो अधिकारी सलाखों के पीछे क्यों नहीं है जिन्होंने धाराएं लगाई थी। कोई नहीं पूछने वाला है भाऊ, कौन पूछेगा इन हालातों, कौन पूछेगा। अभी हम आगे दिखा रहे हैं ना, क्लोज करते करते कुछ और दिखा दें। लाओ भैया अगला लाओ, तो अगला लाओ। अरे अच्छे दिन ले आए मोदी जी, चाचा बोल रहे हैं। बहुत अच्छे दिन है। देखो वहाँ से वहाँ तक लाइन है पूरी। 4 बजे से यहाँ पे लाइन में खड़ा हूँ। घर में गैस नहीं है? बच्चे में गैस नहीं है? कहाँ है गैस? चूल्हे पे बना रहे तो मकान वाली बोल रहा है। मकान मालिक क्या बोलता है? कहते हैं जो पेंट खराब हो जाएगा, काला पड़ जाएगा कमरा। तो कैसे घर में खाना पीना कैसे बन रहा है? होटल से आ रहा है। होटल से? हाँ, और जो 30 का था वो 40-50 का हो रहा है। कितने दिन से लाइन लगा रहे हो? 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए, गैस नहीं मिल रहा। और टीवी पे दिखा रहे हैं कि सबको गैस मिल रहा है। कहाँ किसी को मिल रहा है? हाँ। नहीं मिल रहा है, सबको मिल ही रहा है जैसे। कहाँ किसी को मिल रहा है? मिल ही नहीं रहा किसी को। ये बताओ, कह रहे मोदी जी अच्छे दिन ले आए। कहाँ बहुत अच्छे दिन है, ये देख तो रहे हो यहाँ से वहाँ तक। बताइए, ये भविष्य को देश में लाइन में लगा दिया। लाइन में लगाने में आदमी एक्सपर्ट है। आगे चलिए, अगला लाइए। क्या लेकिन कुछ भी नहीं, इतने मतलब सिस्टम को कैप्चर कर लिया, कुछ नहीं। ये देखिए आपके मुंबई में है ये
ये अरे देखिए, मुंबई में तो पीटना शुरू हो गया, मुंबई में लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी, मारामारी हो गई। देखिए लिखा है साफ मुंबई में, अखबार पे कल दो मुकदमा अखबार पे। अरे छोड़ो आशीष जी, मैं और बताता हूँ। महावीर जयंती है ना आज, हाँ आज महावीर जयंती है। इसके उपलक्ष्य में मंगलदास लोढ़ा जो हमारे यहाँ मंत्री है, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम जैन मंदिरों को और सोसाइटी को कहा कि तुमको गैस चाहिए तो मेरे को मिलना, चिंता मत करना। उन्होंने लिस्ट दी, तो इन्होंने छगन भुजबल जो नागरिक आपूर्ति मंत्री है उसको पत्र लिखा कि भैया ये 15 मंदिर है, इनको अभी त्योहार के लिए 5-5 सिलेंडर दिए जाए। हंगामा हो गया कि आप क्या मंत्री सिर्फ जैन समाज के हैं क्या? क्योंकि उसके पहले रामनवमी हुई, उस वहां पे तो रामनवमी में भंडारा नहीं हो पाया, गैस ही नहीं है। सब लोग हल्दी पूरी और अमित शाह के घर में जाओ ना मांगने, अमित शाह बता रहे हैं कि सब एकदम कहीं कोई कमी नहीं है, बाइट है, बयान है कैमरे पर। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम मैं जेल में डाल दूंगा यदि आपने कुछ अफवाह फैलाई तो। उन्हीं के मंत्री लिख रहे हैं कि मेरे को 15 सिलेंडर चाहिए, 5 सिलेंडर चाहिए 15 मंदिरों के लिए, 5-5 मंदिरों के लिए, एक मंदिर के लिए 5। उन्हीं का मंत्री कह रहा है कि मैं कहां से दूं। मंत्री दोनों जेल में डालो, दोनों जेल में डाल दो। अरे क्या राज्य चल रहा है जहां मुख्यमंत्री के पास में वो बगल में खड़ा होकर उप मुख्यमंत्री कहता है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वहां एक मंत्री कहता है कि पुलिस ने मुझे मारा घसीटा कुत्ते जैसा। यहां विपक्ष नहीं मांग रहा है, यहां सत्ता पक्ष में मंत्री संरक्षण मांग रहे हैं। उप मुख्यमंत्री हत्या हो गई वो लोकतंत्र की बोल रहे हैं, और मुख्यमंत्री पास में निर्लज्जता का चेहरा, मतलब चद्दर ओढ़े बता रहे हैं कि जैसा आपने कहा कि इंक्वायरी करेंगे। ये देश मतलब ये लोग हैं। दुनिया अभी नीतीश कुमार पूरा बिहार घूम आए थे ना, हाँ, रैली करके आए थे, सबको धन्यवाद देना और बस। अब राज्यसभा में नीतीश कुमार से अपेक्षा है कि वो गैस के बारे में बोलेंगे। बिहार के भूमिपुत्र है वो। क्या आप भी किससे उम्मीद कर रहे हैं जिसकी गैस खत्म हो चुकी है? खुद आप उससे उम्मीद कर रहे हैं जिसकी खुद की गैस खत्म हो चुकी है। माने तो सही आशीष हो, हम तो कब से कह रहे हैं कि गैस खत्म हो गई। वो मान लिया। जब उसने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरा सपना राज्यसभा था, तो यही था। अब वही, अब हम क्या कहें, किस पे कहावत मुझे याद आ गई, लेकिन वो कहावत नहीं कह सकता हूँ कि सैंडल घिसियाई, अब आगे नहीं बताएंगे कहावत। तो चलिए, मैं आखिर में एक और जो है वो सुनवा देता हूं ताकि साफ हो जाए, आंखें एकदम खुल जाए, अगर कोई भी खोलना चाहे। जब सुनवा दीजिए भैया, लाइए, इससे सब साफ हो जाएगा। सब देख लिया आपने, अब ये सुनिए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहा हूँ, कई किसानों की आय दुगनी हुई है, केवल दुगनी नहीं कि 8-8 गुनी भी हुई है। हमारे रुपया ठीक चल रही है, हमारे रुपया ठीक चल रही है। नो शॉर्टेज ऑफ पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एटीएफ और फ्यूल। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहा हूँ, कई किसानों की आय दुगनी हुई है, केवल दुगनी नहीं कि 8-8 गुनी भी हुई है। हमारे रुपया ठीक चल रही है, हमारे रुपया ठीक चल रही है। नो शॉर्टेज ऑफ पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एटीएफ और फ्यूल। आशीष, तीनों सच्चाई बयान कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान अपने बेटे की खेती के बारे में बोल रहे हैं, जिसके 8 गुना इनकम हो गई होगी, जो फूलों का निर्यात और क्या आयात करता है कुछ है। मैडम, हमारा रुपया ठीक चल रहा है, तो उनका तो रुपया ठीक ही चल रही है, ठीक चल रही है। और ये जो बोल रहा है कि गैस की, पेट्रोल की कहीं की किल्लत नहीं है, ये एप्स्टीन के उस आइलैंड की बात कर रहा है, एप्स्टीन के घर की बात कर रहा है। ये इतना देखने के बाद मामला है, इनको भारत से कोई लेना देना थोड़ी है ना। जितना हमने बहुत एक छोटी झलक दिखाई है, इसके बाद पता है ये सुनने पर क्या मन में आता है। शिवराज सिंह चौहान ये थूक रहा है उन लाशों पे, किसानों के। अरे खुद कलंक है ये खुद कलंक है। जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं, और 6 रोज का एवरेज है महाराष्ट्र में
ये थूक रहा है उन लाशों पे। ये तीनों खुद कलंक हैं, ये क्या थूकेंगे? भविष्य बताएगा कौन किस पर थूकेगा, भविष्य बताएगा, इतिहास में दर्ज होगा। किसान का बेटा हूं, मैं जानता हूं किसान की हालत क्या है। 8 गुना करवाया है, 8 गुना, 8 गुना की वसूली। शर्म, निर्लज्ज शब्द नहीं है इनके लिए बोलने के लिए। शब्द ही नहीं है, शब्द है वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। उस सदन को इतना अपवित्र कर दिया। होता था कि सदन में कम से कम सच्चाई बयां होती थी। लोग कहते थे कि लोकसभा में सवाल उठाएंगे तो सब बाहर आएगा सच्चा चीज। अरे इन्होंने लोकसभा को भी झूठ का दलदल बना दिया। अरे एक आदमी बैठा भाई है नो नो करने के लिए ना, सच पे नो नो, झूठ पे ऐसे देखता, इसे भागवत कथा हो रही है। इन सब ने इस देश का जो किया है, हालांकि फिर मैं आखिर में वही खत्म करूंगा, हम डिजर्व करते हैं, डिजर्व करते हैं, अभी कम इससे ज्यादा करते हैं, वही हो रहा है। अगर हम इतना ही डिजर्व कर रहे होते तो इनकी हिम्मत नहीं होती इतनी बेशर्मी से सदन में झूठ बोलने की। अगर जो हमको आज तक हासिल हुआ है ना, जहां हम खड़े हैं जिस मुकाम पे, इतना डिजर्व कर रहे होते। अगर ये अब भी इस बेशर्मी से इतना झूठ और इतना मतलब जख्मों पर मिर्च रगड़ने की हिम्मत इनमें है, तो इसका मतलब हम इससे ज्यादा डिजर्व करते हैं, तभी इनकी हिम्मत है, इसीलिए ये दुस्साहस कर रहे हैं। इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आते हैं अपडेट के साथ, और भी जो खबर आप तक लानी जरूरी होगी सब लेकर के आएंगे। कोशिश तो ये भी है कि जल्द ही जो सोशल मीडिया मतलब जो इंडिपेंडेंट न्यूज मेकर्स हैं उन पर भी शिकंजा कसने की जल्द ही बड़ी तैयारी है, वो भी हमारे पास खबर आ चुकी है। जल्द ही जो न्यूज मेकर्स, अब तक क्या होता था सोशल मीडिया तो उसमें रील उल झूठ फरेब वाले थे। नहीं, अब तो न्यूज, हमारे जैसे न्यूज लॉन्चर जैसे न्यूज चैनल, हाँ न्यूज क्रिएटर। मैं आपको बता दूं, हेडलाइन लगी है और उस पर हम चर्चा करेंगे। ये हेडलाइन लगी है, इसमें मैं हेडलाइन आपको पढ़ के बता दूं, इंडिपेंडेंट न्यूज क्रिएटर्स ऑन सेंटर्स रडार एज इट आइज टाइटर कंट्रोल ओवर कंटेंट। अब ये और टाइट कंट्रोल करेंगे, मतलब इनका कंट्रोल तब तक होना चाहिए कि शिवराज सिंह कहे कि वो शिवराज सिंह जो बेशर्मी से जो आदमी बोल रहा था उसके लिए सम्मान अगर चाहे तो हमारे गर्दन कलम कर दे, हम सम्मान उसको नहीं दे पाएंगे, गर्दन कलम हो जाए। ये आदमी का पता है कितना कंट्रोल इनको चाहिए कंटेंट पर। ये कह रहा था किसानों का आमदनी 8 गुनी बढ़ी है, इस पर डिबेट करते हुए मैं और भाऊ बैठे और कहें कि शिवराज सिंह से गलती हुई है, 16 गुनी बढ़ी है। ये इतना कंट्रोल चाहते हैं कंटेंट पर, बस ये इतना कंट्रोल चाहते हैं। इजाजत दीजिए, हम तो बोलेंगे बताएंगे जितना जरूरी है आप तक लाएंगे। धन्यवाद भाऊ, नमस्कार।